अब इसी क्रम में डॉक्टर राघवेंद्र सिंह साहब। दो particular topic, either that is of pharmacy or in materia medica. Please. धन्यवाद। सम्मानित मंच एवं यहाँ उपस्थित चिकित्सक, आज नेशनल इलेक्ट्रो होम्योपैथिक साइंटिफिक सेमिनार जो JPHP ERDO इंडिया, CM EHF, सेपा और CMA के तत्वाधान में आज हो रहा है। जैसे इलेक्ट्रो होम्योपैथी में हमारे तमाम चिकित्सकों ने एक रूपता लाने की बात की कि हमें इसमें एक रूपता जरूर लानी चाहिए। जो प्रपोजल सबमिट हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, उस प्रपोजल में सारी चीजें एक रूपता कर दी गई हैं। कोई ऐसी चीजें छोटी नहीं हैं जो एक रूपता में ना हो। जब आप उसको पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे और जानेंगे तो फंडामेंटल ऑफ द इलेक्ट्रो होम्योपैथी और कॉन्सेप्ट ऑफ द इलेक्ट्रो होम्योपैथी और लॉ ऑफ डोजोलॉजी और जितनी भी चीजें हैं, इटियोलॉजी ऑफ द डिजीज, बीमारी का कारण क्या है, इन सबको एक रूपता में लाने की कोशिश की गई है। चूंकि मैं ड्राफ्टिंग कमेटी का हिस्सा था ERDO का, तो हमने बड़े नजदीकी से इन चीजों को देखा है और किया है हम लोगों ने उसको। तो इसमें इलेक्ट्रो होम्योपैथी जो ओरिजिन एंड फंडामेंटल्स है, अगर आपको ना हो आपके पास तो जरूर इस कमेटी से संपर्क करेंगे, आपको सारी चीजें प्रोवाइड हो जाएंगी। और आगे जो आने वाला समय है वो साइंस इसी पे चलने वाला है, विज्ञान। उसमें आपका चाहे वो प्रिंसिपल हो या इटियोलॉजी ऑफ द डिजीज, यानी कि रोग के कारण या जो मैनेजमेंट हम करते हैं, वो सारी चीजें बाकी फार्मेसी के लेवल पे मौर्या सर आपको टोटली डिटेल्स में बताएंगे। तो जो मेरा अनुभव है प्रैक्टिस में, हम आपको शेयर करने की कोशिश करेंगे कि हमारा क्या अनुभव है प्रैक्टिस इन द इलेक्ट्रो होम्योपैथी में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी भी चिकित्सा पद्धति कि चाहे वो फार्मेसी हो, चाहे वो सिद्धांत हो, या लॉ ऑफ डोजोलॉजी हो, या सिलेक्शन ऑफ रेमेडी हो, उस सिद्धांतों के इर्द गिर्द घूमनी चाहिए। अगर उस सिद्धांत के इर्द गिर्द अगर नहीं घूमती है उसकी फार्मेसी या आपकी लॉ ऑफ डोजोलॉजी या सिलेक्शन ऑफ रेमेडी, तो आप लाइन से हट रहे हैं। तो इसको बड़े नजदीकी से हमें देखना और समझना होगा। हम लोगों को काफी समय लगा इसको डीप समझने में।
इसके डोजोलॉजी को समझने में अभी विषय में बड़ा विषयांतर कि कोई 200 चला रहा है, कोई 1x 2x या D1 D2 D3 दे रहा है। तो स्पष्ट रूप से काउंट सीजर मैटी ने डोजोलॉजी में आपको स्पष्ट रूप से कहा है कि ग्रेटर द सिवियरिटी ऑफ द डिजीज स्मॉलर शुड बी द डोज, द मोर डाइल्यूट द रेमेडी मोर ऑफन इट मस्ट बी टेकन। यानी कि रोग की गंभीरता जितनी ज्यादा है, स्मॉलर शुड बी डोज, उसकी डोज स्मॉलर होनी चाहिए, और जितनी स्मॉलर डोज है रिपीटेड इन डोज, चाहे वो बीमारी एक्यूट हो, सब एक्यूट हो, क्रॉनिक हो और डिजनरेटिव हो, हम लोग इस लाभ डोजोलॉजी को करके डेली हमारी ओपीडी 35 से 40 हमारी ओपीडी है, और प्योर साइंटिफिक वे में प्रैक्टिस करते हैं। जो सिलेक्शन ऑफ रेमेडी का मेथड है, मैं थोड़ा क्लू आपको दे देता हूं कि जिस तरीके से हम लोग करते हैं, बहुत ही आसान भाषा में हमने नए चिकित्सकों के लिए बनाया हुआ सिखाने के लिए। अगर आपके पास कोई रोगी आता है तो 3 बातों का जरूर ध्यान रखें वो आप, कि पेशेंट पहले हमारे पास सिम्टम्स लेके आता है, कुछ ना कुछ लक्षण लेके आता है हमारे पास। सिम्टम्स के आधार पे हम आर्गन्स और कॉज की तरफ जाते हैं। जब तक अंग और कारण को ढूंढते नहीं हैं, तब तक संपूर्ण रूप से रोगी को आप ठीक नहीं कर सकते हैं। तो जब आप सिलेक्शन ऑफ रेमेडी किसी मरीज का कर रहे हैं, तो चाहे वो फीवर लेके आ रहा है, चाहे वो स्टोन लेके आ रहा है, या पेट में दर्द लेके आ रहा है, तो ये एज ए सिम्टम्स लेके आ रहा है, आपको अंग नहीं बता रहा है कि इस अंग में बीमारी है। तो आपको आर्गन्स और काज, ये 2 चीजों पे ध्यान देंगे तो रोगी आपका आसानी से ठीक हो जाएगा। इस पे मैंने पूरा डिटेल सिखाने के लिए हमारा चैनल है एडवांस इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिकल इंस्टीट्यूट, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमारा टेलीग्राम भी है जिस पे आप देख सकते हैं इन चीजों को। तो इतनी आसानी से आप रोगियों को ठीक कर सकते हैं, इतने आसान तरीके से हमने समझाने की कोशिश की है। सिलेक्शन ऑफ रेमेडी पर डे हमारी क्लासें चलती है, उसमें चूंकि आज बहुत सारे चिकित्सक हैं हमारे बोलने के लिए और टाइमिंग कम है, तो उसमें हम जैसे स्टोन को ही ले लेते हैं। मान लीजिए स्टोन आया आपके पास, उदाहरण के तौर पे, तो पथरी का कोई रोगी आया है आपके पास, तो वो सिम्टम्स लेके आएगा, लक्षण लेके आएगा आपके पास कि पेन होगा, उसको दर्द होगा, राइट या लेफ्ट जिधर भी हो पेन होगा, या बर्निंग मिचुरेशन होगा, तो एज ए सिम्टम्स होगा, ये लक्षण होगा उस रोगी का। पेन कमर तक जा सकता है, नीचे तक जा सकता है। तो हमारी जो इलेक्ट्रिसिटीज है एज ए सिम्टोमेटिक रेमेडी हम एक्सटर्नल रूप से यूज करते हैं, जिसको एप्लीकेटरी रूप में हम यूज करते हैं। अब फिर हम आर्गन्स पे जाते हैं। अब उसमें सिम्टोमेटिक में आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी यूज की जाती है, उसमें हर अपना इलेक्ट्रिसिटी का रोल होता है। फिर जब हम आर्गन्स में जाते हैं, तो अंग हमारी किडनी होती है वहां पे, तो हम सिलेक्शन किडनी की रेमेडी की करते हैं। फिर उसके बाद स्टोन किडनी में अपने आप नहीं बन गई, उसके कॉज पे जाते हैं। तो काज क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं हो रहा है प्रोटीन का, तो हम ऐड करते हैं लीवर की दवाई।
तो आसानी से इस फिलोसॉफी पे हर रोगी को आप ठीक कर सकते हैं, हर एक रोगी को इसी तरीके से आप देख के ठीक कर सकते हैं। तो मैं तो फार्मूला नहीं बताता हूं किसी को, मैं तरीका बताता हूं कि इस तरीके से, जैसे टाइफाइड का ही रोगी आया आपके पास, सपोज करो कि टाइफाइड का रोगी आया, तो उसको क्या सिम्टम्स होगा? फीवर एंड हेडेक और कुछ डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होगी। तो सिम्टोमेटिक रेमेडी कि फर्स्ट कि उसका फीवर हमें कम करना है, तो F2 और Y एप्लीकेशन फोरहेड। अब अंग पे जाएंगे हम और कारण पे जाएंगे। तो कारण क्या है खोजेंगे तो साल्मोनेला कारण है, इसके पीछे साल्मोनेला है। और कहां पे बैठा है? तो इंटेस्टाइन पे। तो इस हिसाब से आपकी रेमेडी सेलेक्ट होती चली आएगी। आपको बताना नहीं पड़ेगा कि टाइफाइड है, मलेरिया है या कोई भी बीमारी हो। इस तीन सिलेक्शन जो तीन मेथड है, ये 3 मेथड नए चिकित्सकों के लिए बहुत आसान है कि पहले रोगी आपके पास आए तो कंप्लीट उसका सिम्टम्स लिखें और फिर अंग तलाशने की कोशिश करें और कारण तलाशने की कोशिश करें। तो मॉडर्न टेक्निक का भी सहायता ले सकते हैं अंग और कारण को तलाशने के लिए। तो इस हिसाब से किसी भी प्रकार के रोगी आपके पास आते हैं, उन रोगियों को आप आसानी से ठीक कर सकते हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में। और इस हिसाब से हम लोगों ने काफ़ी डेवलप किया हुआ है कुशीनगर में। मौर्या सर गए हुए हैं कुशीनगर में हमारे वहाँ, और आज भी हमारी कम से कम 500 से ऊपर मैंने निःशुल्क कैंप लगाया अभी तक कुशीनगर में, 500। और हर हफ्ते हमारी निःशुल्क कैंप चलती रहती है कुशीनगर में। तो हम तो यही कहेंगे कि जो नए चिकित्सक हैं, चूंकि किताबों में जितनी बातें लिखी गई हैं पुरानी किताबों में, उसी से आपको कन्फ्यूजन उत्पन्न होता है। तो चाहे वो मौर्या सर की किताबें आई हैं नए रूप में, उसको जरूर आप अध्ययन करें उस किताब को। उस जो प्रपोजल जमा हुआ है गवर्नमेंट को, जो सबमिट हुआ है, उसका रूप है उसमें, उस किताब में मौर्या जी के। और चाहे आप फंडामेंटल्स को लेकर के हो, चाहे एटियोलॉजी को लेकर के हो, चाहे वो बिटिएशन को लेकर के हो, चाहे वो लाभ सिमिलिया को लेकर के हो, इन सब लेवल्स पे सटिस्फाइड करने की कोशिश की गई है जो प्रपोजल सबमिट हुआ है गवर्नमेंट को। उसमें कहीं से भी कोई लैकिंग नहीं है जो गवर्नमेंट को सबमिट हुआ है। दूसरी बात कि गवर्नमेंट ने हमसे कभी नहीं पूछा कि इन दवाओं में क्या है। कुछ लोग जबरदस्ती एंजाइम बताने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग जबरदस्ती ऊर्जा बताने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट ने कहीं नहीं पूछा है कि इन दवाओं में क्या है। उसने बस इतना कहा है कि सेफ्टी एंड इफिकेसी हमें चाहिए इसका। उसने कहीं नहीं पूछा कि इन दवाओं में क्या है। तो कहीं से दिग्भ्रमित मत होइए, किसी भी नई थियरी को लेकर के कहीं से दिग्भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। और जो लाभ डोजोलॉजी है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में। सबसे महत्वपूर्ण है लाभ डोजोलॉजी। जितना महत्वपूर्ण सिलेक्शन ऑफ रेमेडी है, उतना ही महत्वपूर्ण लाभ डोजोलॉजी भी है।
तो इतनी बात जान लीजिए कि नेचर, किसी भी वस्तु का नेचर उसकी डोजोलॉजी तय करता है। जैसे मिर्चे का तीखा होना उसकी डोजोलॉजी तय करती है कि वो सब्जी में कितनी पड़ेगी। नमक का गुण तय करता है कि उसकी डोज क्या होगी। तो नेचर ऑफ द और मेडिसिन, यानी कि हमारी दवाई का नेचर क्या है। मैटी ने क्या बोला है कि एज ए फूड, तो उसी हिसाब से उसकी डोजोलॉजी हमारी तय होती है। अब उसमें दवा की मात्रा कम और ज्यादा हम लोग करते हैं। तो मेरे हिसाब से D10 से ऊपर हमें जाने की जरूरत मेरी प्रैक्टिस में नहीं पड़ी है कभी। मैंने जो प्रयोग किया है, मेरा अपना पर्सनल अनुभव है कि D10 से ऊपर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और हम लोग प्योर इलेक्ट्रो होम्योपैथी चूंकि प्रैक्टिस करते हैं, और एक एक डिजीज पे मैंने वीडियो बनाई हुई है अपने YouTube चैनल पे। जहां भी जिसको भी कोई कंफ्यूजन होता है तो हमारी लाइव क्लासेस भी चलती हैं, उसमें हर एक कॉन्सेप्ट आप अपना क्लियर कर सकते हैं। किसी भी चीज को लेकर के, चाहे वो डोजोलॉजी को लेकर के, चाहे वो सिलेक्शन ऑफ रेमेडी को लेकर के, कोई भी कंफ्यूजन हो। और दूसरी बात कि मटेरिया मेडिका, तो मटेरिया मेडिका जो लिखी गई है आज के दिन में, तो एक दूसरे का कॉपीराइट सब लोग करते हैं एक दूसरे का। अगर हमें रिसर्च करना है, मटेरिया मेडिका को नया बनाना है, तो हमें केवल सिंगल मेडिसिन दे दे करके, जैसा कि चैरिटी कैंप कह रहे हैं, चैरिटी से ही हम मटेरिया मेडिका को और समृद्ध बना सकते हैं। इन दवाओं का प्रभाव और भी है। जैसे इन्होंने कहा S3 C3 और A3 और B का मुझे मिला। आप सोच नहीं सकते हैं कि क्यों मिला, ये भी नहीं बता सकते हैं और कोई नहीं बता सकता है। हमने किसी किताबों में भी नहीं पढ़ा कि ऐसा रिजल्ट नहीं बता सकते हैं, ठीक है, लेकिन किताबों में कहीं नहीं लिखा हुआ है। उसकी फाइंडिंग्स मिली, तो वो चीजें हमें मटेरिया मेडिका में बढ़ानी चाहिए, आगे लानी चाहिए। वो चीजें हमें रिसर्च करनी चाहिए और चिकित्सकों को इसमें आगे आना चाहिए। चिकित्सक जो हैं, जितने भी हैं, नए लोगों को इनमें आगे आना चाहिए। और फार्मेसी के लेवल पे, चूंकि मौर्य सर हमेशा लिखते रहते हैं, बोलते रहते हैं, तो आज ये बताएंगे कि कैसे हम लोगों ने सबमिशन किया है, उसमें कितनी एक रूपता हमने कर दी है लगभग। ये विषय उनका है, डिटेल में बताएंगे। इसी के साथ भोजन भी हो गया है शायद, और आप लोग भूखे भी हैं, तो सभी को धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर राघवेंद्र साहब, बहुत अच्छी बातें बताई आपने। सबसे अच्छी बात ये रही, व्हाट शुड बी आवर ट्रैक टू प्रैक्टिस। हम एक पेशेंट को ठीक करने की ओर बढ़ रहे हैं, तो किस तरह से हमको काम करना चाहिए। बहुत ही सराहनीय बात, बहुत अच्छी बात।